हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपन डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पर मैंने एसएससी और रेलवे एग्जाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप कोई और आईबी का या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब में सेम टाइप के ही आते हैं, सिलेबस सबका लगभग सेम ही है। और ये जो सेट होंगे ये मिक्स प्रैक्टिस होंगे, मतलब हर चैप्टर इसमें कवर होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन सेट 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 21। तो देखिए, इसको 21 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसको अपन लिख लेते हैं एक बार। अब यहां पर सबसे पहले तो जो कैंसिल आउट हो उसको तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे ये अपना 3 से 7 बार में चला जाएगा, और ये 3 से 5 बार में, और ये 2 बार में। अब इसके अलावा इनमें से कोई भी टर्म 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, 7 से इनको अलग अलग डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। 125 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप चाहे तो रिमाइंडर को पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप लिख लीजिए। बस ध्यान रखना है कि जो आपका फाइनल रिमाइंडर बनेगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको अपन को पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं 125 की बात करूं तो इसमें 2 तरह के रिमाइंडर है। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप देखिए 7 एकम 7, 12 माइनस 7 हो गया 5, 5 का मतलब बन गया 55। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 55 माइनस 49, क्योंकि 49 क्या होता है 7 का मल्टीपल, तो 7 से 49 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा। या फिर अगर नेगेटिव रिमाइंडर की आप बात करेंगे तो मैं एक टर्म आगे मान सकता हूं, जैसे 56 जो है वो 7 का मल्टीपल होता है, तो 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। तो 56 माइनस 55 1, दैट मीन्स की नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -1 आ गया। तो आप चाहे तो पॉजिटिव लिख लीजिए या नेगेटिव लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे तो नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर आप नेगेटिव लिखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव क्या है, छोटा है। कहीं पर नेगेटिव छोटा होगा, कहीं पर पॉजिटिव छोटा होगा। तो अपना मेन पर्पस क्या होता है कि अपन छोटा नंबर ले, तो छोटा नंबर क्या है -1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास -1। फिर सेम तरीके से 131 की अगर आप बात करेंगे तो 7 का एक बार में 7, 13 माइनस 7 6, तो ये आपका बन गया 61। अब 7 का 9 बार में 63 होता है, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि 61 क्या है 63 से छोटा, तो कितना आएगा -2 आएगा। फिर सेम तरीके से 52 की बात करूं तो 7 इंटू 7 49, तो अब यहां पर रिमाइंडर प्लस में आएगा, क्योंकि 52 क्या है 49 से बड़ा, तो कितना आ जाएगा +3। यही अगर मेरे को नेगेटिव में लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 7 8 जा 56, तो 52 क्या हो गया 56 से छोटा, तो 56 -4, तो फिर रिमाइंडर क्या बन जाता, -4 बन जाता। लेकिन 4 और 3 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, इसलिए मैंने +3 ले लिया। सेम तरीके से 142, तो 7 का 20 बार में 140, 142 140 से बड़ा है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर लिखेंगे, दैट इज +2। फिर यहां पर आप देखिए 7 का 20 बार में 140, तो अब यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव कितना आएगा, -1 आएगा। अगर आप पॉजिटिव लिखने जाएंगे तो पॉजिटिव में क्या बनेगा, पॉजिटिव में बन जाएगा +6, क्योंकि 7 का 19 बार में आपका चला जाएगा 133, तो 133 में 139 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर बना +6। लेकिन 6 जो है वो 1 से बड़ा है, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, इस वजह से यहां पर मैंने नेगेटिव लिख लिया। अब यहां पर देखिए नॉर्मल जिस तरीके से अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर ये एक माइनस, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी ये काई में आएगी, ये माइनस में आएगी। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि माइनस साइन आएगा, और 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ये आ गया 12। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो अपना रिमाइंडर होता है वो हमेशा अपन को पॉजिटिव लिखना होता है, बट ये क्या है, नेगेटिव है। तो या तो आप पहले इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा आपका, और 12 से कितना बन गया, 7 का 5, 7 एकम 7, तो 12 माइनस 7 मतलब 5, तो -5। तो अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड करना पड़ेगा, तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। दैट मीन्स कि इस पूरे को 7 से डिवाइड करने पे जो अपना फाइनल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। अब यहां पर जैसे अगर मैं इस माइनस साइन को तो छोड़ दूं, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करके नेगेटिव रिमाइंडर लिखता तो कितना आता, -2 आता, क्योंकि 7 दूनी 14, तो 14 में से 2 घटाया तो 12 आया, दैट मीन्स की -2। तो माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस बन जाता, तो भी आपका जो आंसर आता वो 2 ही आता। तो आप भले ही नेगेटिव में लिखिए या पॉजिटिव में लिखिए, फाइनल आंसर पे कोई चेंज नहीं होगा, फाइनल आंसर हमेशा सेम रहता है। अब देखिए यहां पर अपन ने स्टार्टिंग में 3 से कैंसिल आउट किया था, तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपना ये जो रिमाइंडर आया इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये जो 2 रिमाइंडर आया ये 7 से डिवाइड करने पे आया, लेकिन अपन को कैसे करना था, 21 से करना था,
तो 7 को 21 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 6/21। तो 21 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आया, 6 आया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। The ratio of discount percentage and markup percentage is 1:3 and the ratio of profit percentage and discount percentage is 7:5. If the cost price is rupees 5500 then find the selling price. तो देखिए बोला जा रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप परसेंटेज का जो रेशियो है वो है अपने पास 1:3। अब देखिए मार्कअप परसेंटेज और मार्क प्राइस दोनों अलग अलग चीजें होती है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब क्या है कि अपन ने मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से इतना परसेंट ऊपर मार्क किया, और मार्क प्राइस क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू। तो यहां पर अपन को मार्क प्राइस की वैल्यू नहीं दी गई, अपन को यह बताया गया है कि अपन ने मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर मार्क किया। तो कितना परसेंट ऊपर किया, 3%। अब यहां पर अपन को परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का भी रेशियो दे रखा है। तो चलिए कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट का जो रेशियो है वो है 7:5। तो यहां पर अगर आप कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी जाके वो बराबर बनेगा। तो ये तो आ गया 7, ये आ गया 5 और ये आ गया 5, तो ये 15। इसका मतलब जो मार्कअप परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस से 15% ऊपर है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 7% ऊपर है, और डिस्काउंट परसेंट जो है वो 5% है। अब देखिए ये तो डायरेक्ट अपन अगर इनको परसेंटेज में मान लेते हैं तो सही नहीं है, क्योंकि जब कभी भी रेशियो में बातें की जाती है तो उसका मतलब आप डायरेक्ट उनको इक्वेट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं। दैट मीन्स मैंने मान लिया कि जो मार्कअप परसेंट है वो मतलब जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 15x% ऊपर है, डिस्काउंट 5x% का दिया गया है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 7x% का। तो यहां पर अपन को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए ये तीनों चीजों में एक रिलेशन होती है, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस साइन लेते हैं और लॉस होता है तो माइनस साइन लेते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, दैट मींस की प्रॉफिट हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं 100। अब मार्कअप परसेंट कितना है, 15x%। मतलब मार्क प्राइस को अपन ने 100 से 15x% ऊपर मार्क किया है, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 15x। फिर डिस्काउंट परसेंट कितना है, 5x, तो 100 माइनस 5x, और प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस साइन लेंगे, और प्रॉफिट कितने परसेंट का है, तो 7x%। तो यहां पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो उसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 का 20 बार में, 5 का ये 20 बार में, फिर 5 का ये 4 बार में, 5 का 3 बार में, 5 का 20 बार में। अब यहां पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 400 प्लस 7 4 जो 28x इक्वल टू ये 20 इंटू 20 400, ये 20 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 20x हो जाएगा, और 3x इंटू 20 करेंगे तो प्लस 60x हो जाएगा। तो 60 माइनस 20 दैट इज 40x आ गया, और ये 3x इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस 3x²। तो सबसे पहले तो ये 400 आपका कैंसिल आउट हो गया, और इसके अलावा ये एक x भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 3x इक्वल टू आ गया 40 माइनस 28 दैट इज 12, तो 3 का 4 बार में, तो x की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो 7x दैट इज 7 इंटू 4 इक्वल टू 28%। अब सेम तरीके से अगर आप चाहे तो बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट, मार्कअप परसेंट, लेकिन उनकी अपन को जरूरत नहीं है। यहां पर अपन से पूछ रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5500 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस मतलब 100%, उस पर 28% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 128%। तो 5500 का 128%। तो ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। 55 इंटू 128 कर लीजिए, 55 का 8 बार में हो जाएगा 440, 44 कैरी चला गया, 55 दूनी 110, 110 और 44 करेंगे तो 154, 15 कैरी चला गया, तो ये आ गया आपके पास 7040। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। The cost price and selling price of the rice are same due to a faulty weighing machine. The seller earns a 15% profit. If rupees X is the cost price of 1000 gram rice and the machine is changed, which show 1000 gram instead of 950 gram, what should be the selling price now to get the same percentage of profit? तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो समझते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है कि एक सेलर है जो अपने राइस की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम रख रहा है, लेकिन फॉल्टी वेइंग मशीन होने की वजह से उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ
कि जितना ग्राहक मांग रहा है उससे कम दे रहा है, तभी जाके सेम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर भी 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। अब आगे बोला जा रहा है कि अगर 1000 ग्राम राइस का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए और अब मशीन को चेंज कर दिया जाए, तो देखिए पहले जो मशीन थी वो अलग थी, अब मशीन अलग हो चुकी है। पहले वाली मशीन कितना फॉल्ट बता रही थी इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अब जो मशीन है वो 950 ग्राम की जगह 1000 ग्राम शो करती है। 950 ग्राम की जगह 1000 ग्राम शो करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने 1000 ग्राम राइस मांगा, तो असलियत में जो दुकानदार है वो 950 ग्राम ही देगा, क्योंकि जब वो 950 ग्राम को उस वेइंग मशीन पे रखेगा तो जो वेइंग मशीन है वो 1000 ग्राम दिखाएगी और कस्टमर को क्या लगेगा कि मुझे 1000 ग्राम मिल रहा है। दैट मीन्स कि जितना उसने मांगा था उतना उसको मिल रहा है, लेकिन असलियत में उसको कितना मिल रहा है, 950 ग्राम मिल रहा है। तो जो दुकानदार है उसको केवल 950 ग्राम का ही कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, लेकिन जो उसको सेलिंग प्राइस मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 1000 ग्राम की। दैट मीन्स कि अगर मेरे को सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम की चाहिए तो मेरे को कॉस्ट प्राइस कितने की निकालनी पड़ेगी, केवल 950 ग्राम की। अब यहां पर अपन से पूछ रहा है कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, तो सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होने का मतलब है कि अपन को कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 15% का, क्योंकि पहले वाले केस में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 15% का, तो उतना ही जितना पहले हो रहा था, दैट इज 15%। तो अब मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 950 ग्राम की कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी लागत लग रही है वो केवल 950 ग्राम की ही लग रही है। इसी पे मैं 15% का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अब देखिए यहां पर 1000 ग्राम का जो अपन को कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ये दे रखा है x रुपए, तो 950 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 950 ग्राम का हो जाएगा आपके पास 1 ग्राम का हो गया x बाय 1000 और 950 ग्राम का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 950। तो यहां पर 1 0 तो अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, और भी आप चाहे तो कर दीजिए लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे देख लेंगे। तो ये हो गई अपनी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो अपन को जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी x बाय 100 इंटू 95। अब अपन को सेलिंग प्राइस निकालनी है और 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो जैसे कॉस्ट प्राइस को अपन 100% मानते हैं, उस पर 15% का प्रॉफिट अगर आप कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115%। दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 115% निकालना पड़ेगा। तो इसका 115% निकाल लीजिए, यही आपकी बन जाएगी सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए यहां पर 95 इंटू 115, ये दोनों जो है 100 के नजदीक में होते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अभी कल ही मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, उसमें कोई भी दो नंबर जो 100 के नजदीक हो उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। तो उस शॉर्ट ट्रिक को अपन यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 95 जो है 100 से कितना कम है, तो 5 कम है, और 115 100 से कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है। तो अपन को सबसे पहले इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू 15 करेंगे तो आएगा -75। माइनस आने की वजह से अपन को इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 75 आ गया 25। अब आप देखिए या तो आप 95 में 15 ऐड कर दीजिए या 115 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो यहां पर साइन है वही होगा। अगर नेगेटिव साइन है तो सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव साइन है तो ऐड। यहां पर पॉजिटिव साइन था इसलिए 95 में ऐड कर दिया, यहां पर नेगेटिव साइन था इसलिए 115 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 115 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें या 95 में 15 जोड़े, एक ही बात है। 95 में 15 जोड़ेंगे तो भी 110 आएगा, 115 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 110 आएगा। अब देखिए यहां पर ये जो 1 था ये अपन ने उस 110 से कैरी लिया था, तो अपन ने पहले ही 1 निकाल लिया, तो वहां पर कितना रह गया, 109 रह गया। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आएगा 10925। अब 10925 को आप क्या कर रहे हैं, 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद एक डेसिमल लग जाएगा और ये आ गया x, तो सेलिंग प्राइस बन गई 1.0925x। ऑप्शन नंबर सी। A man lends out a sum of money by putting 40% of it at 7.5% per annum simple interest and the remaining 60% at 11.25% per annum simple interest. After 2.5 years, his total interest income is 6825. What was the original sum he lent? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी कुछ पैसे उधार ले रहा है, और अब ये जो पैसा उधार ले रहा है ये दो तरीके से ले रहा है। उसको जितना भी पैसा उधार लेना है, जैसे मान लेते हैं कि उसको 100x पैसा उधार लेना है, तो इसका 40% तो ले रहा है वो 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, और इसका 60% वो ले रहा है 11.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। अब यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि 2.5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 6,825। तो अपन से पूछा जा रहा है कि उसने कितना प्रिंसिपल उधार लिया था, मतलब 100x की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक तो अपन नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले वाले केस में प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 100x का 40% दैट इज 40x, और दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 100x का 60% दैट इज 60x। तो अब यहां पर आप इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहां पर अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी चल सकते हैं।
तो जैसे सबसे पहली बात तो पहला जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5% और दूसरा है 11.25%। अब यहां पर मैंने मान लिया कि जो टोटल ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट उसको पड़ रहा है वो पड़ रहा है x%। तो यहां पर अपन जानते हैं कि इस तरीके से एरो बनाते हैं अपन, और यहां पे जो वैल्यू आती है वो होती है कि अपन ने कितना कितना पैसा उधार लिया उसका रेशियो। तो पहले वाला केस है 40% और दूसरा है 60%, तो इनका रेशियो अगर आप लेंगे तो 2:3। तो यहां पर अपन जानते हैं कि अपन हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो x जो है वो 11.25 से छोटा होगा और 7.5 से बड़ा होगा। तो 11.25 माइनस x डिवाइड बाय x माइनस 7.5 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 11.25 इंटू 3 हो जाएगा 33.75 माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 15। तो यहां पर ये आ गया आपके पास 5x इक्वल टू 33 प्लस 15 हो गया 48। तो 48.75 5 से अगर आप काटते हैं तो 5 का 9 बार में 45 और 37 का मतलब 7 बार में 35 और 5 बार में 25। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 9.75% का। अब यहां पर आप देखिए ये जो इंटरेस्ट आपको दे रखा है ये 2.5 साल का दे रखा है। तो अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकालना चाहूं तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 6825 डिवाइड बाय 2.5। तो 2.5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 दूनी 50, 68 माइनस 50 हो गया 18, 18 का मतलब 182, 7 बार में 175, तो कितना हो गया 7 का मतलब 75, तो 3 बार में तो ये 0, तो ये 2730। तो 2730 जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट है और 1 साल की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है 9.75%। दैट मीन्स कि 9.75% की वैल्यू 2730 है। और प्रिंसिपल को अपन हमेशा क्या मानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू यहां पे अपन को निकालनी है। तो अब देखिए यहां पर भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है ही सही आपके पास, इधर मैंने 2 जीरो लगा दिए, डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 975 का सबसे पहले कितनी टाइम चला जाएगा, तो ये आपका पास 2 बार में ही जाएगा। 2 बार में कितना होएगा 1800 और 75 का डबल हो जाता है 150, दैट मीन्स कि 1950। 2730 माइनस 1950 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 730 प्लस 50 मतलब 780। तो ये बन गया अपने पास 7800। तो 975 का कितनी बार में चला जाएगा, तो देखिए 9 7 63 और 9 8 72, तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा। और 975 इंटू 8 अगर आप करते हैं तो 9 8 72 और 75 इंटू 8 हो जाता है 600। तो 72 प्लस 600 बन गया 7800। दैट मीन्स कि ये पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पर कितना जीरो अपने हो चुके हैं, 1 जीरो अपना बचा है, तो ये आ गया 280। 1% की वैल्यू आ गई 280, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 28,000। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। A pendulum strike 5 times in 3 seconds and another pendulum strikes 7 times in 5 seconds. If both pendulum start at the same time, how many times they strike together in 1 minute? तो देखिए बोला जा रहा है कि 2 तरह के पेंडुलम है। एक पेंडुलम तो 3 सेकंड में 5 बार बजता है और एक 5 सेकंड में 7 बार बजता है। अगर दोनों सेम टाइम पे बजना स्टार्ट करें तो 1 मिनट में ये दोनों साथ में कितनी बार बजेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले तो ये पेंडुलम एक बार कितने टाइम में बजेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 5 टाइम 3 सेकंड में बजता है तो ये 1 टाइम कितनी बार देर में बजेगा, तो ये बजेगा 3/5 सेकंड में। और सेम तरीके से दूसरा वाला अगर 7 टाइम 5 सेकंड में बज रहा है तो एक टाइम कितनी देर में बजेगा, तो 5/7 सेकंड में। तो यहां पर इन दोनों को साथ में बजने के लिए इन दोनों का अपन को निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 3/5 और 5/7 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने का सीधा तरीका होता है, ऊपर वाले का निकालिए एलसीएम, नीचे का निकालिए एचसीएफ। 3 और 5 का एलसीएम 15 और 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1। दैट मीन्स कि इनका एलसीएम आ गया 15। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 15-15 सेकंड पे ये साथ में बजेंगे। अब 1 मिनट में कितनी बार 15 सेकंड आते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मिनट में 4 बार 15 सेकंड आते हैं। दैट इज 15, फिर 30, फिर 45 और फिर 60। तो पहली बार जब ये साथ में बजेंगे तब होगा 15 सेकंड, दूसरी बार 30 सेकंड, तीसरी बार 45 सेकंड और चौथी बार 60 सेकंड, दैट इज 1 मिनट। तो कितनी बार बजे, 4 बार बजे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में एक मेजर डाउट जो आता है वो क्या, कि जो स्टार्टिंग इनने की इसको भी क्या अपन जोड़े या नहीं। मतलब स्टार्टिंग दैट इज 0 सेकंड पे ये लोग पहली बार बजे होंगे, स्टार्टिंग जिस पे कर रहे हैं उस पे भी तो ये साथ में बजे है ना, तो क्या इसको जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि एसएससी और रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं उनमें वो कभी भी स्टार्टिंग वाले को नहीं जोड़ते, तो आपको भी नहीं जोड़ना।
अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को चैट जीपीटी या फिर मतलब एआई पे डालेंगे तो एआई वाले जो है वो आपको स्टार्टिंग टाइम को भी जोड़ के देते हैं, या फिर वो सीधा लिख देते हैं कि अगर स्टार्टिंग टाइम को जोड़े तो इतने टाइम और स्टार्टिंग टाइम को नहीं जोड़े तो इतने टाइम। तो ये कंफ्यूजन से आप दूर रहिए, स्टार्टिंग टाइम को आपको नहीं जोड़ना, मतलब पहली बार जब ये स्टार्ट कर रहे हैं उसको नहीं जोड़ना, उसके बाद कितनी बार बजेंगे उसी को अपन को यहां पर लेके चलना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 टाइम्स। The average age of 15 players in a hockey team is the same age it was 4 years ago because 5 players whose current average age is 28 years were replaced by 5 new players. What is the average age of the newcomers? तो देखिए यहाँ पर 15 प्लेयर है एक हॉकी टीम में। अब बोला जा रहा है कि इन 15 की जो एवरेज एज है वो सेम है जो कि 4 साल पहले थी। तो जैसे अगर मैं 4 साल पहले की एवरेज एज को x मान लूं तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि मैं बोल सकता हूं कि सभी की एज 4-4 साल बढ़ी है। मतलब 4 साल पहले की अगर मैंने x मानी है और आज की मैं बात करूं तो 4 साल पहले से आज कितना हो गया? 4 साल का अंतर हो गया, मतलब 4 साल पहले से आज 4 साल बढ़ गए। जैसे अगर आप बोलेंगे कि 2022 और अभी चल रहा है 2026, तो अगर मैं 2022 में एवरेज एक्स को x मान लूं तो 2026 में क्या हो गया? 4 साल बढ़ गए। दैट मीन्स कि सब प्लेयर की एज जो है वो 4-4 साल बढ़ेगी। और एवरेज का एक रूल होता है कि अगर सभी नंबर को सेम नंबर से इंक्रीज किया जाए तो एवरेज भी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हर प्लेयर की एज को 4-4 साल बढ़ाया गया है तो जो एवरेज है वो भी 4 साल बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 2026 में x+4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनमें से 5 लोग जिनकी करंट एवरेज 28 साल है वो लोग छोड़ के चले गए और उनकी जगह कोई 5 नए प्लेयर आ गए। तो अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि ये जो 5 लोग हैं जिनकी करंट एवरेज 28 साल है, ये अगर छोड़ के नहीं जाते, यही लोग रहते, तो कितनी एवरेज होती? एवरेज होती x+4। तो सम ऑफ एज कितना होता? टोटल 15 लोग हैं और सबकी एज x+4, तो टोटल हो जाता 15 इंटू x+4। लेकिन ये लोग छोड़ के चले गए और इनकी एज का सम कितना होगा? तो 5 लोग हैं और इनकी एवरेज एज है 28, तो 28 पंजे 140। तो इनका जो सम है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब इन 5 की जगह 5 नए प्लेयर आए, इनकी एवरेज एज को मैं y साल मान लेता हूं, तो इनकी एज का सम क्या हो जाएगा? इनकी एज का सम हो जाएगा 5y। अब आप यहां पे देखिए, स्टार्टिंग में अपन 15 लोग लेके चल रहे थे, उसमें से 5 छोड़ दिए और 5 फिर जोड़ दिए, तो अभी भी कितने लोग हैं? तो 15 ही लोग हैं, क्योंकि 15 में से 5 गए, 10 लोग रह गए, फिर 10 में फिर 5 बढ़ा दिए, तो अभी भी कितने रह गए? 15 ले गए। दैट मीन्स कि ये 15 लोग हैं और इन 15 लोग की एवरेज एज वही है जो कि 4 साल पहले थी। दैट मीन्स कितनी? x। तो इनका जो एज का सम होगा वो कितना हो जाएगा? 15 इंटू एक्स। तो यहां पर आप क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए। 15x प्लस 15 इंटू 460 माइनस 140 प्लस 5y इक्वल टू 15x। तो आप देख सकते हैं कि 15x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या रह गया? केवल y रह गया, और y ही अपन को निकालना है, क्योंकि y अपन ने क्या माना था? वो 5 नए प्लेयर की एवरेज एज, और यही अपन से पूछी जा रही है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं y कितना आ जाएगा? 60 माइनस 140 हो गया, माइनस 180, ये उधर जाएगा तो 180 नहीं 80 बटा 5 दैट इज इक्वल टू 16 साल। तो जो y हैगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 16 ईयर। मतलब जो वो 5 नए प्लेयर आएंगे उनकी एवरेज एज हो जाएगी 16 ईयर्स। इन 2018 द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन वाज 25,000 which increased by 20% in 2019. In 2020 production was affected due to a strike and decreased by 15%. How many total toys were manufactured by the machine in the 3 years? तो देखिए बोला जा रहा है कि 2018 में एक मशीन है जो कि 25,000 टॉय मैन्युफैक्चर करती है। तो 2018 में कितनी करती है? 25,000। फिर बोल रहा है कि 2019 में 20% का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे अगर मैं 2018 में मान लूं कि 100% कर रही है, तो 2019 में कितना हो जाएगा? 100 पे 20 का इंक्रीज, दैट इज 120%। फिर इसके बाद इन 2020 प्रोडक्शन वाज अफेक्टेड ड्यू टू ए स्ट्राइक एंड इट डिक्रीज बाय 15%। तो 2020 में प्रोडक्शन में कुछ खराबी आती है, उस वजह से जो प्रोडक्शन है वो 15% घट जाता है। तो अब देखिए ये जो 15% घटेगा ये किस पे घटेगा? 2018 वाले पे या 2019 वाले पे? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी अपन डिक्रीज करते हैं तो प्रीवियस ईयर पे ही डिक्रीज करते हैं। दैट मीन्स कि जो 15% का डिक्रीज होगा ये 2019 पे होगा, मतलब 120% पे 15% का डिक्रीज। तो अगर आप 120% पे 15% का डिक्रीज निकालेंगे तो 15% का मतलब हो गया 3/20, मतलब 20 पे 3 का डिक्रीज, दैट मीन्स कितना आ गया? 17/20। तो 20 से 6 बार में और 17 इंटू 6 102।
दैट मीन्स क्या हुआ कि 2020 में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 102%। अब यहां पर आपको इन तीनों सालों का टोटल प्रोडक्शन पूछा जा रहा है, तो कितना हो गया 100 प्लस 120 दैट इज 220, 220 प्लस 103 दैट इज 322। तो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो 322% हुआ है, और यहां पर 100% की वैल्यू आपको दे रखी 25,000। तो आप बोल सकते हैं कि अपन को क्या करना है, 322% निकालना है 25,000 का। तो 25,000 का अगर आप 322% निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, 25 दूनी 50 की जीरो, 5 कैरी चला गया 55, 5 कैरी चला गया 75 और 5 80। तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा 3 साल का वो हो जाएगा 80,500। What is the radius of circle which circumscribe the triangle ABC whose side are 16, 30 and 34 respectively? तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि एक सर्किल के अंदर सर्कमस्क्राइब है। तो जो ट्राइंगल एबीसी है उसकी साइड है 16, 30 और 34। 16, 30 और 34 ये अपने पास होता है ट्रिपलेट। अगर आप इनको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 का 8 बार में, 2 का 15 बार में, 2 का 17 बार में, तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट का एक रूल है कि अगर उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नया नंबर बनेगा वो भी ट्रिपलेट होगा। तो 8, 15, 17 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16, 30, 34 बनेगा, तो फिर ये भी ट्रिपलेट होगा। दैट मीन्स अगर ये ट्रिपलेट है तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास बात होती है कि इसकी जो हाइपोटेनियस होती है ये डायमीटर का काम करती है। दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस का जो सेंटर है वही सर्किल का सेंटर माना जाता है। तो जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब किया जाए तो उसकी जो रेडियस है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाती है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय 2, दैट इज h/2। तो h कितना है यहां पर, हाइपोटेनियस होती है सबसे बड़ी साइड, दैट इज 34। तो 34/2 करेंगे तो आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। यही अगर राइट एंगल ट्राइंगल को इंस्क्राइब्ड किया जाए, इंस्क्राइब्ड मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्किल, इस तरीके से अगर ऐसा किया जा रहा है तो उस केस में जो रेडियस है वो डायरेक्टली इक्वल होती है आपके पास, इसको p मान लेते हैं, इसको b, इसको h, तो p प्लस बी माइनस h/2। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार काम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। A goods train crosses a passenger train running in the opposite direction in 12 seconds and crosses a railway platform of length 200 meter in 50 seconds. The passenger train is 180 meter long and travel at 54 km per hour. What is the speed of the goods train? तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि एक गुड्स ट्रेन है जो कि एक पैसेंजर ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में, और सेम गुड्स ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो देखिए यहां पर डायरेक्ट तरीके होते हैं अपने पास। जब कभी भी 2 ट्रेन होती है तो 2 ट्रेन कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसको निकालने का डायरेक्ट तरीका है दोनों ट्रेन की लेंथ का सम डिवाइड बाय दोनों ट्रेन की स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो फिर दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस। यहां पर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेन की स्पीड का सम। तो ये होता है अपने पास टाइम। तो अब देखिए यहां पर अपन को गुड्स ट्रेन की लेंथ तो नहीं दे रखी, उसको अपन L1 मान लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन की लेंथ दे रखी 180 मीटर डिवाइड बाय, फिर गुड्स ट्रेन की स्पीड भी नहीं दे रखी, उसको अपन S1 मान लेते हैं। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब देखिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। यहां पर अपने पास जो अपने लेंथ ली है वो मीटर में ली है, टाइम आ रहा है सेकंड में, तो फिर स्पीड काय में होनी चाहिए, तो स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आपको दे रखा है, तो मैंने जो गुड्स ट्रेन है उसकी स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में माना है, क्योंकि आंसर अपन को किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है। तो इसको मैंने किलोमीटर पर आवर में माना, तो अब इस पूरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितना टाइम ले रही है, 12 सेकंड। सेम तरीके से ये जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करती है उसका भी डायरेक्ट तरीका होता है ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड। प्लेटफॉर्म रुका हुआ रहता है तो उसके लिए उसकी कोई स्पीड नहीं होती, तो केवल ट्रेन की स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू टाइम। तो यहां पर T1 T2 कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर ट्रेन की लेंथ तो फिर भी अपने पास नहीं है क्योंकि गुड्स ट्रेन है, पहले भी L1 माना था, अभी भी L1 मान लेंगे। प्लेटफॉर्म की लेंथ अपन को दे रखी 200, ट्रेन की स्पीड को वही S1 मानेंगे, और ये S1 किलोमीटर पर आवर में, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। और कितना टाइम लग रहा है, 50 सेकंड। तो अब देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहां पर अपन को क्या निकालना है, स्पीड। तो L को अपन को करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो चलिए यहां पर सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं L1 इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो 5 दूनी 10/3 आ गया आपके पास, या 2 से कर लीजिए, 6 से मत करिए क्योंकि आगे फिर वरना कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो यहां पर अगर जैसे मैं 2 से करूं तो 2 से ये 6 बार में, 6 पंजे 30,
और ये 2 से 9 बार में, तो 30/9 इंटू S1 + 54 -180। सेम तरीके से यहां पर अगर आप देखेंगे तो L1 इक्वल टू आएगा आपके पास इस वाले में, ये 2 से अगर मैं काटू 25 बार में, 2 से 9 बार में, 25 पंजे 125, तो 125/9 S1 -200। तो अगर आप पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये L1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 30S1/9 -125 S1/9 अगर आप करेंगे तो 30 - 125 हो गया -95, तो -95/9 S1। और फिर ये देखिए 9 से 6 बार में 54, 6 इंटू 30 हो गया 180, और 180 - 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया +200। तो S1 इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 200 इंटू 9/95। तो अब अपन को नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है, थोड़ा बहुत तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काट सकता हूँ, 5 से 19 बार में, 5 से 40 बार में, तो यह आ गया आपके पास 360/19। तो देखिए 19 से कम 19, 36 - 19 करेंगे तो 17, 17 का मतलब बन गया 170, और 170 का मतलब कितना हो गया, 19 का 9 बार में हो जाता है 171, तो अप्रोक्सीमेट आप इसको 19 बोल सकते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 km/h। There are 5 consecutive odd numbers A1, A2, A3, A4, A5 and 4 consecutive even number B1, B2, B3, B4. The average of the odd number is 2 more than the average of the even number. If the sum of the odd number is 25 more than the sum of the even number, find the average of the even number. तो देखिए यहाँ पे आपको 5 odd नंबर दे रखे हैं और 4 even नंबर दे रखे हैं। फिर बोला जा रहा है कि odd नंबर का जो एवरेज है वो even नंबर के एवरेज से 2 ज्यादा है, और odd नंबर का जो सम है वो even नंबर के सम से 25 ज्यादा है। तो अपन से इवन नंबर का एवरेज पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नंबर मानने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मान सकते हैं। अपन जानते हैं कि जो ऑड नंबर होते हैं उनमें हमेशा 2 का डिफरेंस होता है और इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है। तो जैसे अगर मेरे को A1, A2, A3, A4, A5 को कुछ मानना है तो मैं क्या करता हूं, A3 को मान लेता हूं A, तो A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा A+2, A5 हो जाएगा A+4, और A2 को मैं मान लूंगा A-2 और A1 को मैं मान लूंगा A-4। इस तरीके से आप नंबर मान सकते हैं चाहे तो। लेकिन यहां पर अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि अगर मैं ऑड नंबर का एवरेज ए मान लूं, एवरेज ऑफ ऑड नंबर मैंने मान लिया ए, तो सम क्या होगा, तो अपन जानते हैं कि सम इक्वल टू होता है एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है, 5, तो सम क्या आ जाएगा, एवरेज ए माना दैट इज 5a। फिर सेम तरीके से अगर मैं इवन नंबर के एवरेज को बी मान लूं तो इनका सम क्या आ जाएगा, तो सम इक्वल टू यहां पर कितनी क्वांटिटी है 4, तो 4b। अब यहां पर अगर आप इवन नंबर मानना चाहे तो मान सकते हैं, लेकिन उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको मानना ही है तो आप इनको इस तरीके से मानिए, b-1, b+1, b+3 और यहां पे b-3। अगर आप इस तरीके से मानेंगे तो देखिए आपका सम और एवरेज बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं पहले वाले केस में एवरेज लेऊं तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सब का सम अगर आप करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ए ही आपका एवरेज आएगा, और यही अपन ने माना था। और इनका अगर आप सम करते हैं तो देखिए -4 + 4 कैंसिल आउट, -2 + 2 कैंसिल आउट, कितना जाएगा 5a, और यही अपन ने सम माना था। तो इसके लिए अपन को इन नंबरों को लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी अगर अपन मानेंगे तब भी अपना काम चल जाएगा। सेम तरीके से अगर आप यहां पर भी एवरेज निकालेंगे तो -3 + 3 कैंसिल आउट, -1 + 1 कैंसिल आउट, सम आ गया 4b, और 4b को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ गया b और सम आ गया 4b। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर एवरेज जो है वो 2 ज्यादा है, मतलब ओड का जो एवरेज है वो इवन से 2 ज्यादा है। दैट मींस कि ओड का एवरेज और इवन के एवरेज का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। और फिर सेम तरीके से ओड का जो सम है वो इवन के सम से 25 ज्यादा है, मतलब ओड का सम और इवन के सम का जो डिफरेंस है वो 25 है। यहां पर अपन से पूछ रहा है एवरेज ऑफ इवन नंबर, जो कि अपन ने माना है b के बराबर, मतलब b की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो ऊपर वाली को आप 5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में से नीचे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूं तो देखिए ये a अपना कैंसिल आउट हो गया, -5b + 4b हो गया -b, 5 दूनी 10, 10 - 25 हो गया -15, तो b कितना आ गया, तो b = आ गया 15। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां पर अगर आप b = 15 डालेंगे तो 15 - 3 12, 15 - 1 14, 15 + 1 16 और 15 + 3 18। तो ये सब क्या है, इवन नंबर है और कंसिक्यूटिव है। सेम तरीके से अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 17। अगर पहले वाले में 17 डालेंगे तो ये आ जाएगा 17 - 4 13, 17 - 2 15, 17, 17 + 2 19, 17 + 4 21। तो ये सब भी क्या है, ऑड नंबर है और कंसिक्यूटिव है। तो जो चीज अपन मान के चल रहे थे वो ऑटोमेटिकली अपने वहां पे सही हो गई। तो इसलिए डायरेक्ट आप a b इस तरीके से करके करिए।
तो चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। 10 क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के लेने की कोशिश करी है, सो दैट कि आप लोगों का अच्छा लेवल पे रिवीजन हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।